Hi student, in our 8th period of standard 9 subject math and topic set, we continue remaining problem of practice set 1.4. Problem number 3rd. In a competitive exam, 50 students pass in English, 60 students pass in mathematics, 40 students pass in both the subjects, none of them fail in both the subjects. Then we have to find the number of students who pass at least in one of the subjects. तो बेटा इस प्रॉब्लम में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जहां पे 50 जो विद्यार्थी है वो इंग्लिश में पास हुए हैं, 60 विद्यार्थी मैथ्स में पास हुए हैं और 40 विद्यार्थी ऐसे जो मैथ साइंस दोनों में पास हुई है। तो आपको ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ऐसे स्टूडेंट निकालना है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुई है। तो आपको कोई भी फील हुआ नहीं है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट में पास हुआ मतलब वो कहाँ आएगा, यूनियन में आएगा, वो कहाँ आएगा, यूनियन में। तो आंसर लिखते अपन, आंसर लेट मान के चलते इंग्लिश है, इंग्लिश में 50 स्टूडेंट पास हुए तो मान के चलो लेट ई इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। ई को क्या माने अपने, सेट ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पास इन इंग्लिश इक्वल टू ये हो जाएगा 50, जो दिया गया है 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। मैथ्स में 40 स्टूडेंट पास है तो मान के चलो एम इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। देयरफॉर एन ऑफ एम हो जाएगा 40। 40 स्टूडेंट दोनों में पास हुए हैं, देयरफॉर क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एम इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। देयरफॉर क्या आएगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम इक्वल टू कितने पास हुए दोनों में, सॉरी 40 स्टूडेंट पास हुए। यहाँ पे गलत लिखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स है 60, यहाँ पे आएगा 60। 50 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं, 60 मैथ्स में पास हुए हैं और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट है 40। तो अपने को निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ दी पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो ये आएगा देयरफॉर ई ऑफ ई यूनियन एम इक्वल टू ये हो जाएगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द सब्जेक्ट, और यही अपने को निकालना है। देयरफॉर एन ऑफ ई यूनियन एम इक्वल टू कितना, और अपन फॉर्मूला जानते हैं जैसे दो सेट है, सेट ए सेट बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसी फॉर्मूले के तहत आएगा एन ऑफ ई यूनियन एम इक्वल टू एन ऑफ
E plus n of m plus minus n of E इंटरसेक्शन m। तो n ऑफ E दिया हुआ है 50, n ऑफ m दिया है 60 माइनस n ऑफ E इंटरसेक्शन m दिया है 40। हो जाए देखो 60 40 60 50 110 माइनस 40 110 माइनस 40 ये आएगा 70। मीन्स 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में या तो इंग्लिश में किसी किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हुए। आगे फोर्थ प्रॉब्लम है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9। 9वीं कक्षा के 220 विद्यार्थी है जिनकी हॉबी जानने के लिए एक सर्वे किया गया है। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। तो उसमें से 130 विद्यार्थी ऐसे थे उनको पहाड़ों पर चढ़ने का यानी हॉबी था। एंड 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉकिंग। और 180 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको स्काई वॉकिंग मतलब तारे निहारने की हॉबी थी। देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ हॉबीज। और 110 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको ये दोनों हॉबी थी, रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉकिंग। Then how many students do not have any of the hobbies? तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि वो स्टूडेंट निकाला है जिसको कोई भी हॉबी नहीं है। दूसरा, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलोज द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। ओनली सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की जो हॉबी है, दोनों ने सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की, वो स्टूडेंट कितने वो निकालना है। हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। जो स्काई वॉचिंग की हॉबी है, सिर्फ स्काई वॉचिंग, सेकंड नहीं, दूसरे नहीं, सिर्फ एक ही, अच्छे स्टूडेंट कितने निकालना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, टोटल स्टूडेंट दिए 220। 220 में से कुछ रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी है, किसी को स्काई वॉचिंग की हॉबी है, किसी को दोनों हॉबी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये दोनों में से कोई भी हॉबी नहीं होगी। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से ये रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग, इसका जो यूनियन निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे तो बचेंगे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ये दोनों हॉबी नहीं है। तो मान के चलो आंसर निकालते अपन। आंसर मान लो सेट ए, स्टूडेंट हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। स्टूडेंट्स हैविंग hobby of rock climbing। Therefore n of a हो जाएगा, रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने स्टूडेंट है, 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए हो जाएगा 130। मान लो बी, स्टूडेंट having hobby of sky watching। Therefore n of b आ जाएगा, स्काई वॉचिंग वाले कितने स्टूडेंट है, 180। अब देखो जिनको दोनों हॉबी है वैसे स्टूडेंट है 110, 110 180 130 110 स्टूडेंट। तो ये 110 स्टूडेंट कहां पे आएंगे, ये दोनों के इंटरसेक्शन में। Therefore ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू स्टूडेंट हैविंग बोथ हॉबीज। Therefore ये आएगा एन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आएगा ये 110। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वन ऑफ द हॉबी एंड दैट विल कम
इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू स्टूडेंट्स हैविंग at least one of the hobby। तो अपन फार्मूला मालूम अपने को, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a दिया है 130 प्लस एन ऑफ बी दिया है 180 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 110। तो टोटल हो जाएगा ये देखो 130 और 180 से 110 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे 70 पे हो जाएंगे 200 स्टूडेंट। यानी 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको कुछ न कुछ हॉबी है। तो जो पहला क्वेश्चन है, then how many students do not have any of the two hobbies। तो ये जितने स्टूडेंट 220 टोटल, उसमें से इसको अपन माइनस कर देंगे। therefore पहला आंसर the number of students do not have any of the hobbies, do not have any of the two hobbies इक्वल टू आएगा 220 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 220 माइनस 200 इक्वल टू 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई भी हॉबी नहीं है, दो में से कोई भी हॉबी नहीं है। फिर पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम फॉलोज द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। अब देखो रॉक क्लाइंबिंग कितने लोग करते बोला यहाँ पे 130 स्टूडेंट रॉक क्लाइंबिंग, और 110 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और स्काईवॉकिंग भी करते हैं। इससे अपन माइनस कर दिए उनमें से उतने स्टूडेंट को, तो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करने वाले जो स्टूडेंट है वो अपने को मिल जाएंगे। तो नंबर 1 ए, नंबर सेकंड आंसर देख the number of students having hobby of rock climbing only इक्वल टू आएगा जितने स्टूडेंट है जिसको रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी है, जैसे 130 है, क्या आएगा एन ऑफ ए, उसमें से जो यूनियन में सॉरी इंटरसेक्शन में आए जितने स्टूडेंट दोनों के, उसे कम कर दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा ये 130 माइनस 110, ये भी है 20 स्टूडेंट जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की हॉबी है। और थर्ड आंसर द number of students having hobby of sky watching only, क्या आएगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ बी ए 180 माइनस 110, क्या आएगा ये 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग की हॉबी है। फिफ्थ प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम सेट
1.4. ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट. ये वेन डायग्राम दी गई है और कुछ सेट पूछी हुई है, इसके आधार पर आपको उसका आंसर लिखना है. तो पहले वेन डायग्राम समझ लो. यह सेट की जहाँ पे एलिमेंट है एक्स वाई जेड एम एन. यह सेट बी जहाँ पे एलिमेंट है पी क्यू आर एम एन. और एक कंप्लीट सेट है यू जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस एन टी. ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी में. और पहले समझ लो, यदि ये कंप्लीट बोलता है तो ये एलिमेंट छोड़ दिए, एक दो और ये एलिमेंट आएंगे ये कॉम्प्लीमेंट में. यदि बी कॉम्प्लीमेंट बोले तो ये एलिमेंट छोड़ देने का, ये एलिमेंट एक दो तीन चार पांच ये एलिमेंट आएंगे बी कॉम्प्लीमेंट में. तो जो आंसर पूछा है वो लिखेंगे अपन. पहला पूछा है सेट ई, तो ये है एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन. सेट बी, बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे पी क्यू आर एम एन. तो लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू आर एम एन. फिर पूछा ए यूनियन बी, यूनियन में पूरे एलिमेंट्स आएंगे. तो लिखेंगे अपन एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू और आर, ये पूरे ए यूनियन बी में. फिर पूछा यू, यू में पूरे एलिमेंट और ये दो एलिमेंट भी आएंगे. क्या लिखेंगे अपन एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस एन टी, ये हो गया यू. फिर पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के जो यू में बचे हैं वो सभी एलिमेंट कौन से आएंगे पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी. और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे बी के एलिमेंट छोड़ के जो यू में बचे रहते हैं एक्स वाई जेड एच टी, एक्स वाई जेड एस एन टी. फिर पूछा है ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट है उसको छोड़ के कौन से बचे एस एन टी, वो आएंगे यहाँ पे एस टी. उसके बाद प्रॉब्लम सेट 1, वहां पे पहला प्रॉब्लम है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके लिए करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा है वो अपने चूज करना है और यानी आंसर लिखना है उसका. तो पहला है इफ m इक्वल टू 1 3 5, सेट m में 3 एलिमेंट है 1 3 5. सेट n इक्वल टू 2 4 6, n में 3 एलिमेंट है 2 4 और 6. पूछा है देन फाइंड m इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन क्या आते हैं ऐसे एलिमेंट जो दोनों में m में भी है और n में भी है कॉमन. तो क्या है कौन से है यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं. मतलब ये दोनों सेट कैसे है डिसजॉइंट सेट जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है. तो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन निकाले तो आता है एम्प्टी सेट. यह है एम्प्टी सेट सी. तो यहाँ पे आंसर आएगा सी नल सेट. सेकेंड प्रॉब्लम है क्या दिया है सेट p इक्वल टू एक्स एंड x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, और x क्या है ऑड नेचुरल नंबर. वो भी कैसे है x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 5. तो एक से बड़ा है ऑड नंबर, तो एक से बड़े कौन से आएंगे 3 और 5 7, लेकिन 5 से छोटा है 5 के बराबर, तो सिर्फ वहां पे आएंगे 3 और 5. तो आंसर कौन सा है 3 और 5 वाला डी. यहां लिखेंगे आंसर डी 3 5 3 5, आंसर डी. देन थर्ड सेट p इक्वल टू 1 2 3 डिवाइड अप टू 10, यानी यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आगे है व्हाट टाइप ऑफ सेट p, ये किस टाइप का सेट है नेचुरल ऑब्जर्वर. ऑब्वियस ये कौन सा सेट है ये फाइनाइट सेट. यहाँ के एलिमेंट्स की काउंटिंग कहने की खत्म हो रही है 10 तक है बस. तो ये कौन सा सेट है फाइनाइट सेट, इसलिए लिखेंगे सी फाइनाइट सेट. देन नंबर 4
क्या दिया है, सेट एम यूनियन सेट एन, यूनियन दिया है। यूनियन क्या है, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, एंड सेट एम दिया हुआ है 1 2 4, एम सेट दिया है 1 2 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाय एन। अब देखो एम यूनियन एन है ये 1 2 3 4 5 6, और एम में है 1 2 4। तो एन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो एम में हो भी सकते नहीं हो सकते, लेकिन एम में जो नहीं है वो तो डेफिनेटली आएंगे। तो एम में कौन से नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है, तो डेफिनेटली कौन से नहीं है, 3 5 6। तो एन में 3 5 6 तो होना ही चाहिए। फिर और जो यहाँ पे वो भी हो सकते हैं, तो 3 5 6 देखो कहाँ पे कौन से एलिमेंट कौन से सेट में दिए हैं, यहाँ पे 3 है 5 6 नहीं है, यहाँ पे 3 4 5 6 3 5 6 है, यहाँ पे 5 है 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो डेफिनेटली ए वाला आंसर रहेगा P इक्वल टू सेट 3 5 3 4 5 6। आगे ये P इज अ सबसेट ऑफ M। P क्या है, M का सबसेट है, मतलब P के सभी एलिमेंट यहाँ पे है। या तो P के बराबर M हो सकता है, या M P से बड़ा भी हो सकता है, उसमें ज्यादा भी घटक हो सकते हैं। आगे देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंटेड बाय P इंटरसेक्शन P यूनियन M। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, P सबसेट है M का, यदि अपन P यूनियन M भी बनाए तो ये आ जाएगा M। क्या हो जाएगा, M, क्योंकि P के सभी एलिमेंट M में है, उनका यूनियन बनाया तो अधिकतम क्या आएगा, M। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, P इंटरसेक्शन M। और P इंटरसेक्शन M बोले तो देखो इंटरसेक्शन क्या आता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन मतलब कम एलिमेंट्स आएंगे, तो P में कम एलिमेंट्स होंगे, यानी यहाँ पे एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं P की अपेक्षा, क्योंकि ये सबसेट है, P है सबसेट M का। तो क्या आएगा, P इंटरसेक्शन M बोले तो क्या आएगा, P। तो आप आंसर लिखेंगे ये P, A इक्वल टू P। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट। तो नीचे कुछ सेट दिए है, जैसे पहला है सेट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग करती ही नहीं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो होते ही नहीं, तो ये क्या हो गया, नल सेट। आगे देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर 1 है 2, तो ये सिंगलेटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। मंथ्स ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 3 डेज। इंग्लिश कैलेंडर में एक मंथ है फरवरी, जहाँ पे 29 से 28 दिन होते हैं, तो ये भी एक सिंगलेटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। आगे सेट P है, सेट P इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, मतलब x i का घटक है, i का मतलब इंटीजर्स है, जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जीरो से भी नंबर आते हैं। लेकिन x क्या है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और -1 से बड़ा बोले तो 0 है, 1 से छोटा बोले तो 0, मतलब यहाँ पे भी एक एलिमेंट है 0, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। तो कौन सा एम्प्टी सेट है, सेट ए। तो आंसर लिखेंगे ए सेट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग points of parallel lines।